नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ बातचीत के लिए आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया और डिजिटल हेड कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और अक्सर टीवी डिबेट्स में सुप्रिया जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर खुलकर बात नहीं हो पाती है, समय बहुत कम होता है और उसमें कई सारी चीजें जिनमें डिटेल में बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आज इस पॉडकास्ट के जरिए कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो विजन है उसे भी हम सामने ला पाए, जिसकी अक्सर टीवी पर चर्चा बहुत कम होती है, मुद्दों में आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो जाते हैं। टीवी डिबेट पे मुद्दे और आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, इट्स अ शाउटिंग स्लिंगिंग मैच। बट चलिए आप खुद भी टीवी में रही हैं इसलिए आप बेहतर जानती हैं उसे। शुरुआत मैं चाहता हूं इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसे क्वेश्चंस पर बात करें जिस पर अक्सर आप जवाब हम नहीं ढूंढ पाते, अक्सर बातचीत कम होती है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे दिल्ली चुनाव के बाद आप बहुत सारे इंटरव्यूज भी दे चुकी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो। पहला सवाल लेकिन फिर भी यही होगा कि दिल्ली चुनाव का परिणाम अभी अभी आया है और एक वो दिल्ली में रहने वाला शख्स जिसने शीला दीक्षित के राज को देखा है, जिसने शीला दीक्षित के राज में दिल्ली को प्रगति करते हुए, डेवलप होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, वो थोड़ा सा निराश होता है कि शीला दीक्षित के बाद वैसी वाली लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं रखी गई। वो 3 बार 0-0-0, वो जो पुराना कांग्रेस ही है शायद उसे भी बहुत चोट पहुंचती होगी। नहीं, पुराना या नया, हम सबको चोट पहुंचती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों से आप भाग नहीं सकते हैं। द फैक्ट दैट हमारी एक भी सीट नहीं आई है, ये हमारे लिए बहुत चिंता का, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। द फैक्ट कि हमें इसके बाद आगे की रणनीति कैसे बनानी है उस पर बहुत गहन चिंता चल रही है। और अगर आपने देखा हो, कांग्रेस में बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं, नए जनरल सेक्रेटरीज, नए इंचार्जेस बाकी स्टेट्स के हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब इसी मद्देनज़र किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि कई बार आपको अपनी जीत से ज़्यादा हार से सीखने को मिलता है। हमने एक चीज़ सीखी इस हार से। पहली चीज़ ये थी कि जो मुद्दा था, जो नैरेटिव था, जो घेरने का काम था आम आदमी पार्टी को, वो हमने किया। क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक शीश महल की बात करती थी और कोई मुद्दों की, सड़कों की, नालियों की बात, और शायद वो कर नहीं सकते थे क्योंकि 2 साल पहले तक एमसीडी उनके हाथ में थी। तो हमने मुद्दे बनाए, हमने नैरेटिव बनाया। लेकिन ये बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि हमारा जो संगठन है वो दिल्ली में काफ़ी कमज़ोर था और उसकी वजह से हमारे नैरेटिव का फ़ायदा दूसरे लोगों को हुआ। ये सच है कि केजरीवाल जी को एक्सपोज करने में हमने एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। हमारा नैरेटिव जो था, वोटर ने उसको समझा, वोटर ने एक्सपोज होते हुए देखा आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन फिर वोटर को शायद लगा कि इनका संगठन उतना मजबूत नहीं, हमारा संगठन उस बात को अंत तक शायद नहीं पहुंचा पाया और इसकी खामी हमें बिल्कुल खलेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पॉलिटिकल एरोगेंस और झूठ का एक बड़ा सबक जो हमेशा हमारा देश करता है, वो इस बार भी किया। कहीं पर आम आदमी पार्टी को ये पॉलिटिकल एरोगेंस हो गई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो उत्थान था, और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी ये बात खत्म करूंगी, आंसर लंबा हो रहा है। हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं, हम प्रोफेशनल्स आए हैं, हम कुछ और कर देंगे, तो लोगों को लगा कि शायद कुछ नया हो जाएगा। लेकिन उन लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया, उन लोगों से ज्यादा वादा खिलाफी किसी ने नहीं करी। जो आम आदमी बहन के वैगनार में चलते थे और मफलर पहनते थे और प्रोफेशनल्स की बात करते थे, वो बड़े बड़े शीश महल में रहने लगे, शराब के घोटाले होने लगे। मतलब मुझे दुख होता है ये सोचकर कि जिस समय दिल्ली में लोग दम तोड़ रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे और इस दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे। तो मुझे दुख है इस बात का कि हमारा जीरो था, लेकिन खुशी इस बात की कि हम सही मुद्दे उठा पाए। और बहुत बड़ा लेसन है कि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप लाख चीजें करिए, वो बात अंत तक पहुंचती नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना आप संगठन के बारे में बात करी थी, इसीलिए मैंने शीला दीक्षित जी से जोड़कर यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, विधायक जीत जाएंगे, उनमें से कोई नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि शीला दीक्षित के बाद उस कद का कोई नेता न होना दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं अखरता तो है? जैसे केजरीवाल जी अपने नाम पर वोट लेकर 1 दशक तक राज कर लेना, शासन कर लेना छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर होगा शीला जी को भी और हमारे युवा नेताओं को भी कंपेयर करना। शीला जी का एक एक्सपीरियंस था राजनीति में, 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और मुझे ये भी कहने में कोई ओरेज नहीं कि बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री रही। मुझे याद है, मैं दिल्ली तब आई थी पढ़ने और मैंने दिल्ली को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। मतलब मैं दिल्ली में, वो अब पिछले 25-30 साल हो गए, और उस दिल्ली को बनते बदलते देखा जहां पर वो नीली बसें जब चलती थी तो सड़क पे लगता था कि ये यम के दूत आ गए, वो नवेड़ा 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 करते हुए, और इतना पॉल्यूशन।
और फिर फ्लाईओवर्स का बनना, फिर सीएनजी बसेस का आना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, ग्रीनरी होना दिल्ली में, भागीदारी की बातें। तो शीला जी ने जो सरकार चलाई वो बहुत उम्दा थी और मुझे लगता है कि ये अनफेयर होगा कंपेयर करना कि उनके बराबर। मैं आशा करती हूं कि हम अपनी लीडरशिप को ग्रूम कर सके और वो उनके बराबर जाए, लेकिन एक जब आप 15 साल सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर और बहुत सक्सेसफुल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी उस शख्सियत का कंपैरिजन हम युवा नेताओं से कर सकते हैं जो सत्ता में नहीं रहे। हमारे कुछ नेता हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग हैं, युवा हैं, अलग अलग तबकों से लोग आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हों दिल्ली यूनिट के, या संदीप दीक्षित जी हों, या तमाम ऐसे नेता हैं, मतलब यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, हमारी विमेन लीडरशिप है, भले वो लोग हारे हो चुनाव, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर टैलेंट है, और आने वाले वक्त में अगर लोगों से जुड़कर और संगठन को मजबूत करके काम करेंगे तो जरूर बदलेगी तस्वीर। कहीं आपको ऐसा लगा कि टॉप लीडरशिप को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कैंपेन करना था उसको करने में थोड़ी सी देरी हुई, या कहीं दो सोच चल रही थी अंदर कि विरोध खुलकर करना है या नहीं करना है, या बिल्कुल क्लियर थे कि थे लोकसभा में साथ कोई बात नहीं लेकिन यहां तो खुलकर ही विरोध करेंगे? पर आप कांग्रेस की सोशल मीडिया टाइमलाइंस देख लीजिए, आप राहुल जी की रैलीज देख लीजिए, आप खरगे जी की मीटिंग देख लीजिए, आप प्रियंका जी की रैलीज देख लीजिए, मतलब हमारे मन में तो कोई संशय नहीं था। देखिए, जब ये लोग सवाल पूछते हैं तो कहीं पर एक हल्की सी नासमझी है, और मैं आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डेरोगेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट लोग ये कंपैरिजन करते हैं। और अगर मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी हम लोकसभा चुनाव में साथ थे और उसका परिणाम भी हमने देखा। हमारे एक नहीं काफी घटक दल साथ थे और हमने नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार की बात करते थे उनको 240 पर रेन इन किया, और इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसमें मुझे कहने में उसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो आप चुनाव किसके खिलाफ लड़िएगा? जो 27 साल से सत्ता में नहीं है, या जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार है? और दिल्ली की प्रॉब्लम के जिम्मेदार जो 10 साल से सत्ता चला रही थी वो लोग थे, तो हम कैसे उनका विरोध नहीं करते? मतलब दिल्ली के वोटर पर से हम आंख में आंख कैसे डालते अगर हम जो सरकार को जो काबिज उसको सवाल नहीं पूछते, अगर हम शराब घोटाले पर आवाज नहीं उठाते? लोग कहते हैं अरे आप लेकिन 4-5 महीने तक साथ थे। हाँ, बिकॉज राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है, और उस समय हमें लगा कि सबका साथ आना, बीजेपी के को रोकना जरूरी था, और हम उसमें कामयाब रहे। ये असलियत है इस देश की कि 400 पार कहने वाले आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट और एक घटक दल की सरकार चला रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई ऐसा विरोधाभास नहीं था। मुझे लगता है हम लोगों ने खुल के बोला, चाहे वो राहुल जी ने वादा खिलाफी की का उल्लेख किया हो, चाहे उन्होंने दिल्ली में उनका जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, जो वेनिस दिखाने की कोशिश उन्होंने की ये देखिए नदियां बह रही हैं पानी की, बजबजाती नालियों की, चाहे वो, और राहुल जी लगातार मिल रहे थे। मैं इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ कि लेट हुआ। जब वो बढ़ई से मिले, या जब वो रामेश्वर से मिले जो सब्जी बेचते थे, या जब वो महिलाओं से जाके ओखला में मिले, या जब वो स्टूडेंट से मुखर्जी नगर में, तो वो दिल्ली के ही लोगों से तो मिल रहे थे, दिल्ली के हर तबके से मिलकर उन्होंने। मुझे इस बात का दुख है कि राहुल गांधी जी की मेहनत का और राहुल गांधी जी की मुद्दों पर पकड़ का हम उतना फायदा नहीं उठा सके दिल्ली में जो शायद उठाना चाहिए था। आपने एक जिक्र किया कि 400 पार की बात करने वाले 240 पर रुक गए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से इंडिया गठबंधन बहुत सफल रहा। जो आपने कहा वो आपने करके दिखाया। आपने उनको बहुमत से रोका, ना सिर्फ बहुमत से रोका, जो आपने बात कही 400 की बात करने वाले 240 पर आ गए। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम आपको मिला वो अगले 7-8 महीने में कहीं नजर क्यों नहीं आया? किसी राज्य के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में, आप जम्मू कश्मीर में झारखंड का एग्जाम्पल जरूर देंगे, वहां पर कांग्रेस, मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में आप क्यों सरकार में शामिल नहीं हुए, या किसी और राज्य में अपने बलबूते पर वो जो मोमेंटम था वो कहां गायब हो गया? सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, ये एक हमने सैद्धांतिक स्टैंड लिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है, क्योंकि हमने चुनाव जब लड़ा था तो हमने और कोई वादा नहीं किया था। हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी से वापस जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड मिलना चाहिए, और जब वो होगा तो हमने सैद्धांतिक रूप से डिसाइड किया, इसलिए हम गवर्नमेंट में नहीं शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हमारा प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा। इन हाइंडसाइट शायद हमें सीटें और ज्यादा लड़नी चाहिए थी, जहां पर हम कम लड़े वैली में, उनका वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट काफी बेटर था। झारखंड में मुझे लगता है कि ये एक असलियत है हिंदुस्तान की राजनीति की कि घटक दल सरकार में शामिल हैं, कि रीजनल पार्टीज हैं, कि रीजनल पार्टीज का प्रेवलेंस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो या नीचे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, रीजनल पार्टीज का एक प्रेजेंस है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमारे घटक दल ने एक मजबूत सरकार दोबारा से बनाई, और बीजेपी के बहुत सारे कुप्रचारों के बावजूद, मुझे मोदी जी की आज की भी झारखंड की पहली रैली याद है, उन्होंने एक शब्द कहा था
और मुझे कहते हुए शर्म आती है एक औरत, उन्होंने कहा था आपकी बेटी छीन कर ले जाएंगे। बेटी छीन के ले जाने का क्या मतलब कोई समझता है? और ये बात उन्होंने कही थी, उसके बाद भी वहां पे सरकार बनाना बड़ी बात थी। आप उल्लेख कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का। हरियाणा में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का मैं प्रदर्शन उसी पर आ रही तो लग रहा था कि आगे आने वाले महीनों में ये और बहुत बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, और सबको लग रहा था कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए अब एक चुनाव क्योंकि हम हार गए तो मैं जो भी कहूंगी वो एक्सक्यूज लगेगा, लेकिन हरियाणा में हमारा 39.5% वोट शेयर है, उनका 39.9% वोट शेयर है। जब आम आदमी पार्टी हारी तो ये बिफर के लोग कह रहे थे कि आप लोग क्यों लड़े, तो हम भी पूछ सकते थे आप क्यों लड़े हरियाणा में चुनाव। जो हमारा वोट डिफरेंस था वो 0.4% का था, 0.4% इधर उधर होता तो हम सरकार में होते। तो हरियाणा का जो चुनाव था सब कुछ के बावजूद 11.5% हमारा वोट शेयर बढ़ा। मैं उसमें दुखी हूं कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन खुश है कि हमारी सीट्स आई और हमारा ये रहा। महाराष्ट्र के चुनाव पर मुझे नहीं लगता हम वो चुनाव हारे हैं, और मैं शायद इतनी मुखरता से ये बात पहली बार कह रही हूं। मैं महाराष्ट्र के चुनाव से डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी। महाराष्ट्र में एक माहौल था, महाराष्ट्र में जो जनता खुल के कह रही थी वो बिल्कुल अलग था, और नतीजे बिल्कुल, परिणाम जो आए वो बिल्कुल विपरीत आए आशा के। और महाराष्ट्र में जिस तरह से करीब 40-44 लाख वोट ऐड हुए 5 महीने के अंदर, बहुत सारे सवाल हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के वर्डिक्ट को क्वेश्चन कर रही हूं, और इसलिए क्वेश्चन कर रही हूं क्योंकि 2019 लोकसभा से 2024 लोकसभा में जितने वोट ऐड हुए करीब 40-45 लाख, उतने ही वोट लोकसभा जून से और विधानसभा में 5 महीने में ऐड हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? और यही सवाल जब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं तो आयोग से तो जवाब नहीं आता, लेकिन बीजेपी डिफेंस में उतर जाती है। स्वायत्त, इट्स ऑटोनोमस बॉडी, उनको जवाब देने दीजिए। हम लिस्ट मांग रहे हैं, आपको लिस्ट देने से क्या दिक्कत है? तो महाराष्ट्र का चुनाव मैं नहीं मानती कि हम हारे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का वर्डिक्ट जो है वो बिल्कुल अलग था और वहां पर घपला हुआ है। पर आपको लगता है कि आप उस मोमेंटम को नहीं बरकरार रख पाए? चलिए महाराष्ट्र आप नहीं मान रही, बाकी की स्टेट्स में भी मैं कहूंगा नहीं, तो फिर तो हम, अगर महाराष्ट्र की आप बात नहीं तो फिर तो हम तो 4:4 मानेंगे। मैंने कहा ना, हरियाणा में ये दुख है कि 39.5 और 39.9 रहा। हमने बिल्कुल मोमेंटम लूज नहीं किया। और एक बात ये भी सच है कि क्योंकि ये वर्डिक्ट आया था लोकसभा में, आज हम इस देश में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस देख रहे हैं। अगर ये वर्डिक्ट नहीं आया होता, अगर वो 400 पार कर जाते और उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी रहती, इस देश का संविधान हर शर्त पे बदला जाता। आज लोकसभा वर्डिक्ट की और उसके बाद की गतिविधियों की ये ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को संविधान सिर पे उठाना पड़ रहा है, उनके लोगों को जस्टिफाई करना पड़ा। उन्हीं के सारे लोग तो बोल रहे थे संविधान बदलेंगे, हम तो नहीं बोल रहे थे, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स तो नहीं बोल रहे थे, आपके कैंडिडेट्स, आपके मंत्री, आपके सांसद, यही सब लोग बोल रहे थे संविधान बदला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम लूज हुआ है। बिल्कुल इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो हम महाराष्ट्र में जरूर सरकार बनाते। और अगर मेरी बात मैं गलत कह रही हूं तो आप डिस्प्यूट को इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। आप मुझे खुद बताइए। चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि लिखित में जवाब देंगे आपको। चुनाव आयोग हमसे पिछले 6 महीने से कह रहा है, हमने 6 महीने से लिस्ट। जब आपने बैटरी वाला सवाल उठाया था तब उन्होंने आपको लिखित में जवाब दिया। पर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो स्पेसिफिक नहीं है। चुनाव आयोग स्पीक्स इन लॉफ्टी जनरलिटीज। जिस संस्था पर, और मैं एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूं और हम लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं, कांग्रेस के राज में भी पूछे हैं, बीजेपी के राज में भी पूछे। आज सवाल पूछना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि एजेंसीज का काम है जवाब देना। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इस देश में फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव कराना। और अगर उस पर सवाल उठेगा तो फिर आप क्यों हैं? आप क्यों सत्ता में? आप आके अपनी भद्दी और बहुत सस्ती शायरी सुनाने के लिए थोड़ी इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप इस देश के इसलिए हैं, या बाकी चुनाव आयुक्त इसलिए हैं कि इस देश के एक भी व्यक्ति को अपने वोट पर संशय ना हो। मैं रूरल उत्तर प्रदेश से आती हूं, महाराजगंज से। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं टूर पर रहूं और लोग ये कहें मसीनिया में कुछ खराब ही बा, मतलब मैं भोजपुरी में आपको बोल रही हूं, बट ये देश के कोने कोने से कई बार होता है। बहुत लोग बोलते हैं मशीन में खराबी है, मशीन में प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, 99% वोट बीजेपी को मिला, जो मिल ही नहीं सकता है क्योंकि वो लोग कभी वोट ही नहीं करते हैं बीजेपी को, एक सर्टेन कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन की साख पर, उनकी प्रतिष्ठा पर, और मुझे लगता है उनके रोल पर आज बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में अगर एक व्यक्ति भी खड़ा होकर यह कहता है कि हमें
चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है या मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने जहां वोट डाला था वहां गया, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग फेल करता है। और मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूं, महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में एक गांव था, उन्होंने कहा यह वर्डिक्ट बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा हम दोबारा से पेपर बैलेट कराना चाहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हो जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी। तो मान लो वही लोग गलत बोल रहे थे तो वो गलत सिद्ध हो जाते, या आप गलत बोल रहे थे तो आप गलत सिद्ध। उसको प्रशासन और पुलिस के बल पर रोका गया, उन पर यातनाएं करी गई। ये क्यों करना पड़ा? वो देखिए, जो भी गुप्त है ना या जो गोपनीय है वो गलत है, क्योंकि अगर सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, आने दीजिए ना चीजों को बाहर। पर किसी भी चीज को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कुछ तो ऐसा करना होगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो साबित हो जाए। लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, हालांकि एग्जैक्टली ये बात नहीं थी जो अब आप कह रहे हैं। तब ईवीएम को लेकर के जो बातें थी, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे तरीकों से उसे समझाने की कोशिश बड़े बड़े वकीलों ने की थी, लेकिन कोई खामी उस वक्त नहीं मिली। इसके बाद आप बैटरी वाला इशू लेकर आए और वोटर लिस्ट वाला, दो बाद श्योर की खामी नहीं मिली। आई एम ऑफ द व्यू की कोर्ट्स ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता, खामी नहीं मिली तो बहुत बड़ी क्लीन चिट देने की बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस देश के न्यायालयों ने इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया। अब तो न्यायालयों ने इशू करी है ना नोटिस चुनाव डेटा सुरक्षित रखने के लिए, नॉट जस्ट डेटा सुरक्षित रखने के लिए। जो बात हम कह रहे हैं भाई, आप सारी बात, चलिए सब दलीलें भूल जाइए, हम सब कुछ गलत कह रहे हैं। हम एक बात आपसे पूछते हैं, दो ही सवाल है। पहला, जो 5 साल में वोटर ऐड हुए उतने आपने 5 महीने में ऐड कर दिए, तो 5 साल के अंतर में 70 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में, क्योंकि 35,000 करीब उतने बढ़ गए, करीब हिमाचल की पॉपुलेशन आपने ऐड कर दी। और दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? मतलब ये तो समझ से परे है। और अगर इस पर कोर्ट्स स्वतः संज्ञान ना लें, या जो हम लोगों ने याचिकाएं फाइल करी हैं उस पर एक्शन ना हो, तो फिर कोर्ट्स की रोल पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सब कुछ कबूल हो सकता है। आप विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ यूज कर लीजिए, आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आप मीडिया से दुष्प्रचार कराइए, आप भक्तों की ट्रोल आर्मी से कराइए, लेकिन एक चीज सैक्रोसैंक्ट है और वो सबके लिए है, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे वो सत्ता में। इस देश के चुनाव प्रक्रिया पर कभी भी सवाल नहीं उठा है, और अगर वो सवाल उठ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर द ऑपोजिशन, एवरीबडी शुड बी वरीड। पर यह भी तो सवाल होगा कई बार कि अगर मशीन सेट है तो फिर किसी भी नेता को जेल में डालना या किसी नेता को उस पार्टी से इस पार्टी में लेने की जरूरत ही क्या है? अगर बीजेपी को मशीन सेट करके गारंटी है कि मैं चुनाव जीतने वाला हूं, तो फिर ये सब चीजों की जरूरत ही कहां है? ऐसा विशाल जी, ये थोड़ी हल्की बात हो जाती है, कहते हैं मशीन सेट है। हम तो मशीन पे नहीं बोल रहे ना, हम तो वोटर लिस्ट पे बात कर रहे हैं। आप चलिए पहले लोकसभा से पहले तो मशीन पर ही था। लेट अस स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द वोटर लिस्ट। हमसे मीडिया पूछता था और हमसे एजेंसीज पूछती थी, आप प्रूफ लाइए। प्रूफ आपके सामने है, अब प्रूफ पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अब प्रूफ से क्यों भाग रहे हैं? आपको प्रेस रिलीज करके ये क्यों कहना पड़ रहा है, ट्वीट करके ये क्यों कहना पड़ रहा है चुनाव आयोग को कि हम इसका लिखित जवाब देंगे? वाई? आपको तो शायरी का बहुत शौक है, करिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुना दीजिए एक सस्ती शायरी, एक और सस्ता शेर सुन लेंगे, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना। इस देश के लोग, महाराष्ट्र के गांव के लोग कहते हैं हमारा वोट गलत है, उनका जवाब दीजिए ना। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? जितना सत्ता पक्ष को लोकतंत्र का अधिकार है जीत कर बैठने का, उतना ही विपक्ष को है। एक्स नंबर ऑफ वोट उनको मिले, एक्स नंबर ऑफ वोट हमें मिले। क्या हमारे लोगों को या हमारे वोटर्स को या महाराष्ट्र या हरियाणा या कहीं के भी वोटर्स, हिंदुस्तान में कहीं का भी वोटर अगर आप मुझे बताइए, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन के रूल्स क्यों बदल दिए? क्योंकि लोग डिटेल्स मांग रहे थे, क्योंकि कोर्ट्स ने सीसीटीवी फुटेज मांग ली थी, क्योंकि कुछ याचिकाएं गई और उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें। आपने देखिए, हम और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक रूल है सर्टन, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगी, आप मुझसे 10 सवाल पूछ सकते हैं, मैं 10 बार जवाब देने की कोशिश कर सकती हूँ, टिल यू आर सैटिस्फाइड मुझे जवाब दे रहा होगा। हो सकता है कि मैं एकदम से बोलूं नहीं अब ये रूल हम चेंज कर देंगे, अब हम एक कोई नया रूल लाएंगे, अब हम दूसरे एंकर को बिठाएंगे। नो, दैट यू कांट डू। आप बीच गेम में रूल थोड़ी बदल सकते हैं। आपसे जैसे ही लोगों ने डेटा मांगना शुरू किया, जैसे ही लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, जैसे ही कोर्ट ने आपसे मांगा सीसी, आपने चुनाव संचालन रूल ही बदल दिए। वो डेटा, वो चीजें क्यों नहीं मिलेंगी लोगों को? मतलब हिंदुस्तान की जनता, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा गया इस देश को, उसको वो क्यों नहीं मिलेंगी चीजें? मतलब एज अ वोटर
अगर मैं अपने चुनाव आयोग से डेटा भी नहीं मांग सकता हूं तो फिर लोकतांत्रिक चुनाव का मतलब क्या है? क्यों बदला गया ये नियम? क्या छुपाने की कोशिश? मुझे नहीं पता क्या छुपाने की कोशिश है। मुझे लगता है जिन चीजों को हम बात कर रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये एंटी विपक्ष नहीं है, ये एंटी लोक है। लोकतंत्र के जो लोग हैं, जो जनतंत्र के जन हैं, जो प्रजातंत्र में लोगों के हाथ में सत्ता है, ये एंटी उनको है। इस देश में सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक बराबर हक हमारे देश के संविधान ने दिया है, लेकिन हमारे देश के चुनाव आयोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आपको ये डेटा नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? उसी के वोट से सरकार बनी है, उसी के जीएसटी से आपकी तनख्वाह आ रही है, उसी के जीएसटी से आप 11 मंजिल की इमारत में बैठे, क्यों नहीं दीजिएगा? हु आर दे टू डिसाइड कि हिंदुस्तान की किस जनता को हम ये डेटा देंगे या नहीं देंगे? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी ऐसी आवाज उठी है कि कांग्रेस पार्टी को पहले तय कर लेना चाहिए कि ईवीएम में अगर खराबी है तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तय करते हैं। खैर, उससे साइड में रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अब कांग्रेस पार्टी उससे निर्णायक मोड़ तक सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएगी? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, और आप ये कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि इसमें खामी नहीं है। तो क्या अब हम ये उम्मीद करें कि आने वाले कुछ समय में ये आप सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़कर जो आप कह रहे हैं उसे साबित करने का प्रयत्न करेंगे? मैं बोलती बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के सारे निर्णय नहीं लेती हूं। मुझे लगता है कि ये निर्णय हमारी शीर्ष नेतृत्व और हमारे दिग्गज लॉयर्स हैं पार्टी में, वो लोग लेंगे। उनको कैसे इसको लीगली डील करना है, सुप्रीम कोर्ट आना है या किसी हाई कोर्ट जाना है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दायर, अब ये निर्णय वो लेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये जिम्मेदारी कोर्ट से ज्यादा चुनाव आयोग की है। अगर कोर्ट ही को तय करना है तो चुनाव आयोग को अबॉलिश कर दीजिए। क्यों रखा उस संस्था को? उसमें इतने सारे लोग क्यों कार्यरत हैं? उसमें 3 विभूतियां क्यों बैठती हैं? उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? आप ये सोचिए कि जब मैं जर्नलिस्ट थी, मुझे याद है जिस दिन चुनाव होता था उस दिन शाम को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 7:30-8 बजे तक फाइनल डेटा आ जाता था। 7-7, 8-8, 9% वोट बढ़ रहे हैं फ्रॉम काउंटिंग डे टू लास्ट रिपोर्टेड डे। ऐसा कैसे हो सकता है? और इन चीजों पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निक और टेक्नोलॉजी के चलते तो ये चीजें और जल्दी होनी चाहिए। जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो एक रिलीज रख देता है कि अभी तक इतना है, फिर 2 घंटे बाद कोई और डेटा आता है, फिर अगले दिन कुछ और हो जाता है, फिर 3 दिन बाद कुछ और, फिर 4 दिन बाद कुछ और। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मुझे लगता है 17 सीट, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुकी हूं और मैं ऐसे परिवार से आती हूं चुनाव, 17 सीट हुआ, आपके पास पूरा डेटा है, तो वो बार बार रिवाइज क्यों हो रहा है डेटा? सो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी जिसकी है, आपकी जिम्मेदारी है पॉडकास्ट करने की है, तो आपसे आपका मैनेजमेंट या आप जवाब दें इस पॉडकास्ट के लिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव कराने की, वो जवाब दे है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बच नहीं सकता इससे। कोर्ट जाना ना जाना, उसको लीगली देखना, उसको लेजिस्लेटिवली देखना, ये अलग चीजें हैं, और ये हम इंडिया गठबंधन के साथी सब बैठकर तय कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। लेकिन एट सम स्टेज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करिएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट थोड़ी समन भेजेगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समन भेजेगा। आप कल को ड्राइविंग फ्लाउट करिएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट थोड़ी समन भेजेगा, आपको समन आएगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। तो चुनाव आयोग का फिर क्या काम है? और अगर चुनाव आयोग का काम सुप्रीम कोर्ट को करना है तो चुनाव आयोग क्यों है? मतलब ये आपने कुछ सवाल है। हमने एक बहुत बड़ी टीम सेटअप करी है, उसका ईगल नाम है, और उसमें उस टीम में ऐसे लोग हैं जो लगातार चुनावी प्रक्रिया को, चुनावी डेटा को, वोटर लिस्ट को, इन सब चीजों को देखकर उस पर आगे चर्चा करेंगे। आप सोशल मीडिया भी हेड करती हैं और पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले से भी अगर हम देखें, बहुत बड़े बदलाव, बहुत परिवर्तन नजर आए हैं। लेकिन एक वक्त था जब माना जाता था कि सोशल मीडिया पूरा नैरेटिव सेट कर देता है, और अगर आपका सोशल मीडिया पर प्रभाव ठीक ठाक है तो चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन हमने इसके उलट भी होते हुए देखा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, सोशल मीडिया पर भी उनकी लहर थी और टीवी पर भी उनकी रैलियां खूब सुनी जाती थी। उसी अगले साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीतते हैं, कुछ ही महीनों के बाद बिहार में बीजेपी हार जाती है, 2019 में बीजेपी और स्ट्रांग और ज्यादा सीटें लाती है, फिर अरविंद केजरीवाल मोदी लहर में जीत जाते हैं। तो अक्सर सोशल मीडिया का जितना प्रभाव हम चर्चा करते हैं, आपको वाकई ऐसा लगता है सोशल मीडिया हेड करते हुए कि इतना ज्यादा असर है उस नैरेटिव का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजनीति में बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि रियल पॉलिटिक्स, जो इश्यूज आप ग्राउंड पे उठा रहे हैं, जो आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो आप बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया एक पैरेलल पॉलिटिकल फॉर्मेट है। आप वही करते रहिए और ये ना करिए। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन कर लिया, टीवी उसको दिखाता नहीं है, टीवी विपक्ष को दिखाता नहीं है।
उसको दिखाता सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है तो वही 1000 लोगों ने देख लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आपकी बातों को, आपके मुद्दों को, आपकी लड़ाई को एम्पलीफाई करने का काम करता है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे चर्चा चलती रहे और जमीन पे कुछ ना रहे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप चुनाव हार जाते हैं और सोशल मीडिया पे आप बहुत बड़े किंग मेकर बने रहते हैं। आपने जो बात कही कि बीजेपी चुनाव जीती और फिर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोगों की खूबसूरती है, और लोग जो है इस तरह से वोट करते हैं। उन्होंने मोदी जी को सिर पे चढ़ाया 2014 में। मेरा एंगल ये था कि सोशल मीडिया पे उस वक्त भी वो बहुत जबरदस्त दिख रहे थे। नहीं, पर आप भी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन एक डिफरेंस है विशाल जी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, क्योंकि हम मेरा मीडिया से भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहता है क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी अपना कैंपेन माउंट कर रहे थे, मैं जर्नलिस्ट थी तब, और जब अरविंद केजरीवाल का आईएससी मूवमेंट और ये सब चलना शुरू हुआ, और तो प्राइम टाइम पर सिर्फ यही दोनों लोग दिखते थे। ये कांग्रेस की वीकनेस है, मैं इसको कांग्रेस की वीकनेस मानती हूं कि उस समय उनको ज्यादा इफेक्टिवली मीडिया मैनेजमेंट देखना चाहिए था। मुझे याद है कि जब मोदी जी की सरकार बन गई, बहुत फोन आते थे रिपोर्टिंग पर, ये फलानी चीज क्यों लिख दी। अब हम में से कुछ लोग तो नहीं सुनते थे, बिकॉज हमारा न्यूज रूम तय करेगा हमें क्या करना है, लेकिन कुछ लोग दबाव में आते थे, ऐसा नहीं है। और बहुत ज्यादा मीडिया मैनेजमेंट, कांग्रेस ने उस तरह का मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया, जबकि बहुत सारे आरोप निराधार थे, बहुत सारे आरोप झूठे थे। आज वो कोर्ट में साबित हो चुके हैं। 2G करके स्कैम किया गया। क्या कहा कोर्ट ने? कोई स्कैम नहीं था। जीरो लॉस थ्योरी जब कपिल सिब्बल जी ने बोली, उनका बहुत मजाक बनाया गया। आज क्या? आज जीरो लॉस थ्योरी पर ही हो रहा है। आपने जिस स्पेक्ट्रम को लेकर एक सरकार को घेरा, आपने उस डिसीजन को वापस ले लिया। अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन ही नहीं होगा, एलोकेट ही होगा। तो मेरा अपना कहने का मतलब यह है कि एक चीज बहुत डिफरेंट थी मोदी जी के लिए भी और केजरीवाल जी के लिए, वो थी मीडिया का रोल। सोशल मीडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज बीजेपी को रही। बीजेपी ने सोशल मीडिया को अच्छे से यूज किया कहीं पर, लेकिन अब उनका सोशल मीडिया बिल्कुल भटक चुका है। वो एक फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। पहले वो अपनी बातें करते थे, अब वो फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। हम वो काम कभी नहीं कर सकते। मैं महात्मा गांधी की पार्टी की हूं, मैं राहुल गांधी की एक छोटी सी सिपाही हूं, और वो बिल्कुल भी इस तरह की हम चीजें नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की भाषा वो लिखते हैं, जिस तरह की चीजें वो करते हैं, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया जो था वो मुस्तैदी से मोदी जी के साथ तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। और मीडिया ने अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत एक्सपोजर दिया, बहुत प्लेटफॉर्म दिया। वो कुछ गलत ही नहीं कर सकते थे। अन्ना हजारे जो पिछले 11-12 साल से बिल्कुल लापता हो गए, वो उनको गांधी बना दिया गया था। तो मीडिया ने भी इन लोगों का बहुत साथ दिया और उससे नैरेटिव बनाने में पर सुप्रिया जी, मेरा सवाल यही था कि कितना भी नैरेटिव बना लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, आप दिल्ली भी हारे, बिहार भी हारे। 2019 में तो कोई मूवमेंट अरविंद केजरीवाल का नहीं चल रहा था। उसमें लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जीत के बाद फिर अरविंद केजरीवाल नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये सिंप्लीफाई करना हो जाएगा बहुत कुछ। मैंने जैसा कहा, एक दूसरे के पूरक है। रियल पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया एक दूसरे के पूरक है। एक ज्यादा और दूसरा, आप मीडिया में छाए रहिए और नीचे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक पैरेलल चलना पड़ता है। लेकिन जो आपने बात कही वो मुद्दों की बात थी। नरेंद्र मोदी जी को शायद लोगों ने सेंट्रल में उनको कमांड दी, लेकिन दिल्ली में शायद उनको लगा कि उनको कंटिन्यूटी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का भी एक ही टर्म हुआ था। तो डोंट सिंप्लीफाई द वर्डिक्ट बहुत अलग है। जैसे 2018 में, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ हमारी वीकनेस। 2018 में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारें फॉर्म करी। 19 में हमारा वहां पे ऑलमोस्ट अ ब्लैंक था, तो एक सीट को छोड़कर। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें, हरियाणा में हमने लोकसभा चुनाव में हाफ कर दी बीजेपी की टैली। 10 में से 5 सीटें हमारी आई, 5 उनकी, जबकि उनकी 9 सीटें थी तब। लेकिन विधानसभा में हम नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र में हमने उनको 25 सीटें हराई। मैं डेटा को नहीं मानती हूं, लेकिन बीजेपी को भी तो उस डेटा पर देख के लगता होगा ना कि हम ऐसे कैसे जीत गए। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बने रहिए तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, कैसे चल सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लोगों के मन में अब आता है, और वो फ्री की चीजें बांटने को लेकर आता है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल बिजली पानी मुफ्त करके शासन किया, लेकिन क्या दिल्ली में जो हुई हार है वो ये बताती है अब साथ साथ में सारे राजनीतिक दलों को कि सिर्फ फ्री की चीजें बांटने से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट के इशू पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना होगा? और क्या आप ये मानती हैं कि जो फ्री की रेवड़ी को लेकर बहुत चर्चा थी दिल्ली में, केजरीवाल साहब की हार थोड़ा सा उस चीज को रोकने का काम करेगी और राजनीतिक दलों को इस तरफ लेकर जाएगी कि सिर्फ फ्री की चीजों पर ज्यादा फोकस करने से बचे? इसके 2 जवाब हैं। इसका पहला जवाब यह, हु आर यू एंड मी टू डिसाइड फ्री और रेवड़ी क्या है। रेवड़ी अगर मिडिल क्लास, गरीब, लोअर मिडिल क्लास को दी जाए तो उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। लेकिन अगर 16 लाख करोड़ इस देश के सबसे बड़े अमीरों के माफ किए जाए तो उस रबड़ी का कोई नाम नहीं लेता। वो रिफॉर्म है, वो रबड़ी रिफॉर्म है
ये वेलफेयर जो है वो रेवड़ी है। ये हम और आप कौन होते हैं? मुझे लगता है कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि आप एक बार तय कीजिए कि जन कल्याणकारी योजना क्या है और फ्री की रेवड़ी क्या है। मैं आपको बताती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जहां पर कंजम्पशन 60% ऑफ द जीडीपी है और अगर कंजम्पशन ठप हो गया है, इस देश में अगर लोगों की सेविंग्स 50 ईयर के लो पर हैं, इस देश में अगर गोल्ड लोन में 50% का उछाल हुआ है, लोग अपना सोना गिरवी रख के घर चला रहे हैं, इस देश में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से 50,000 बच्चों ने अपना नाम कटा दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के, इस देश में अगर 33 लाख सेकेंडरी स्कूल्स के एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन है। और उस इकोनॉमिक स्लोडाउन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों के हाथ में थोड़ी मदद, थोड़ा वेलफेयर, थोड़े पैसे दीजिए। लेकिन वो लोग सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पेयर्स नहीं हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर्स। वो इस देश के वो लोग होने चाहिए जो वाकई में जूझ रहे हैं दिक्कतों से। मेरा अपना मानना है, आप रेवड़ी की बात करके ऐसा मीडिया का प्रोजेक्शन होता है कि रेवड़ी जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल या विपक्षी कर रहा है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, हम गृहलक्ष्मी योजना चलाते हैं, महिलाओं को हम 2100 रुपए महीने का देते हैं। मैंने केस स्टडी आफ्टर केस स्टडी देखी और उस पर भी बहुत सारे वीडियोस हम करने वाले हैं। एक औरत ने राइस मिल लगाई, उससे एक औरत ने ऑटो खरीदवाया अपने लड़के को, एक औरत ने उससे सब्जी की शॉप खोली, एक औरत ने सिलाई मशीन लाकर लोकल एक यूनिट बनाई। तो वेलफेयर के भी चीजें आपको इसी तरह से रूट करनी पड़ेंगी, आपको टारगेटेड करना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी की बात नहीं करी। उन्हीं के शब्दों की अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली आए, आप 500 का सिलेंडर देंगे, तो ये रेवड़ी है या रिफॉर्म है? आप दिल्ली आए, आपने कहा हम महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे, ये रेवड़ी है या रिफॉर्म है? आपने महाराष्ट्र में लाडकी बहना लॉन्च करी, आप रेवड़ी कर रहे थे या रिफॉर्म कर रहे थे? और ये अलग बात है कि चुनाव खत्म होते ही 20 लाख महिलाओं को उससे निकाल दिया गया, तो आपने ठग भी लिया महाराष्ट्र को। आप जहां पर सत्ता, जहां पर चुनाव, आप स्कूटी बांटने को तैयार हैं। हरियाणा में आप स्कूटी बांट रहे थे, आप 500 के सिलेंडर की राजस्थान में बात कर रहे थे, अब तो क्यों नहीं दे रहे? तो मेरा अपना मानना है, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बात करना और वाकई में यकीन रखना इन रिफॉर्म्स में। हमारी गृहलक्ष्मी योजना है या गृह ज्योति योजना है या तेलंगाना में एक पर्टिकुलर योजना है, या हमने ऑर्फन्स जो हिमाचल के उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है और उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, सिंगल मदर्स के बच्चों को पढ़ाने की। मुझे लगता है ये वेलफेयर है। हु आर वी टू डिसाइड? मतलब 16 लाख करोड़ ये देश पूंजीपतियों के माफ कर सकता है। बैंक्स 90% हेयर कट करके मिस्टर अडानी को प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, लेकिन वही बैंक किसान के कर्जा माफी पे नागभों से कोड़ेंगे और सरकार कहेगी हाँ ये गलत है। ये क्या बोलते थे उसको, फिस्कल डिसिप्लिन। मतलब आई हैव बीन अ बिजनेस जर्नलिस्ट और मुझे बड़ी राय होती थी इस बात को लेकर, बिकॉज मैं तब भी सोचती ये गलत अप्रोच है। फिस्कल डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। अच्छा, और जो 60,000 करोड़ बैंक को, 10 का फॉर्म्स ऐसे थे इस देश में, अभी 6 महीने पहले की बात है, जिनको बैंक्स को 64,000 करोड़ देने थे, 42,000 करोड़ का हेयरकट लिया गया, 16,000 करोड़ में वो सारी चीजें अडानी जी को बेच दी गई। वो गलत नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि ये बहुत ही एक लॉपसाइडेड डिबेट है, ये बिल्कुल सही डिबेट नहीं है। पर आपको क्या लगता है, आपका अपना या मुझे कांग्रेस लगता है पार्टी का सरकार का रोल क्या है? नहीं, सरकार का रोल टीवी पर आकर बड़े बड़े भाषण देना नहीं है। सरकार का रोल है कि बेसिक एमिनिटीज, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर ध्यान दीजिए और समाज के वो तबके जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको या तो सस्ते में या बिना कीमत के मुहैया कराइए। मुझे ये मुफ्त के शब्द से तकलीफ है, और इसलिए तकलीफ है, मैं और आप बात करके कहेंगे हमने इतना इनकम टैक्स पे कर दिया। आपके यहां जो बाहर सड़क पे साइकिल रिक्शा चला रहा होगा ना, वो भी टैक्स पे करता है और वो जीएसटी पे करता है, और वो जीएसटी उतनी ही पे करता है जो इस देश का सबसे अमीर आदमी पे कर रहा है। तो मुझे लगता है ये लॉपसाइडेड डिबेट है। मेरा अपना मानना है सरकार का रोल है लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, और अगर लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं तो उसको कम दाम पे पहुंचाना उनका फर्ज है। मेरा बस इतना कहना था कि सिर्फ बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन कहीं इस बात को तय करना जरूरी होगा कि जन कल्याणकारी क्या है और फ्री की रेवड़ी एक्चुअली क्या है, क्योंकि किसी जगह पर किसी राज्य में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, कहीं 300 यूनिट दे रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद ये कम पड़ने लग जाए और अब राजनीतिक दल 400 यूनिट 500 यूनिट तक मुझे लगता है टारगेटेड होना चाहिए, मुझे लगता है रियल बेनिफिशियरीज को जाना चाहिए, मुझे लगता है राज्य अपने फिस्कल पोजीशंस को देखकर करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में एक चीज मत भूलिए कि जब लोगों को इस तरह की चीजें मिलती हैं तो कहीं पर एक वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल भी बनती है। कर्नाटक की महिलाओं ने ये सारे काम इसलिए कर पाई क्योंकि उनको वो चीजें मिली और उससे वर्चुअस साइकिल शुरू होगी, उससे उनका आमदनी शुरू होगी, आमदनी से उनके घर का स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा का दर्जा बेहतर होगा, और वो एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी है। मेरा अपना मानना है सरकारों को सोच समझकर अपनी फिस्कल पोजीशंस देखकर लोगों को प्रायोरिटी बना के ये करना चाहिए।
एक बहुत बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आ रही है, पिछले कुछ समय से खास तौर से, और वो है जातिगत जनगणना का मामला। इसे थोड़ा सा समझाइए कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जब आ जाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक तेलंगाना के स्टेट में आपने शुरुआत की, आंकड़े आपके सामने आए भी, वो कास्ट सर्वे है, हालांकि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता। अब जो आंकड़े आपके पास हैं, थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझा पाएं कि भाई हम एक स्टेट में ऐसा करके दिखाएंगे, ये हमारा प्लान है, इस प्लान के जरिए आप समझिए कि हम देश में क्या करना चाहते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे में अंतर है। जैसा कि आपने कहा, स्टेट सर्वे करा सकती है, जनगणना नहीं करा सकती है, और जनगणना का काम सिर्फ सेंट्रल सरकार कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर भी दे दिया है कि कोई और नहीं करे जातिगत जनगणना, हम ही कर सकते हैं। सोनिया जी ने अभी थोड़े दिनों पहले एक मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा था कि करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हैं क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। 2011 की जनगणना पे चल रहा है। ये भी सच है कि कोविड के बाद तमाम देशों ने जनगणना करी, हमारा देश अकेला है जिसने जनगणना नहीं करी। जातिगत जनगणना का ये मतलब नहीं है कि वो माइक लेकर आकर या पेन और पेपर लेके आपसे आके पूछेंगे आपकी क्या कास्ट है, विशाल जी की कास्ट लिखी और वो चले जाएंगे। जातिगत जनगणना एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। वो आपका सोशल स्टेटस, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, वो देखकर ये देश में तय हो जाएगा कि कौन सी वो जातियां हैं, कौन सी वो प्रजातियां हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस डेवलपमेंट, इस चकाचौंध से बिल्कुल बाहर हैं। और मेरा अपना मानना है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर जातियों के लोग हैं, पर्टिकुलर जनजातियों के लोग हैं जिन्होंने इस डेवलपमेंट का स्वाद नहीं चखा है। उनके बच्चे कम शिक्षित हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड कम है, उनके यहाँ एक रेगुलर आय कम है। और ये नहीं है कि वो लेस केपेबल है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बददिमाग लोग हैं जो पलट कर ये कह देंगे कि वो लेस केपेबल, बिल्कुल लेस केपेबल नहीं है। आप उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए, आप उनको, और इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है। मुझे याद है मैं स्कूल में थी और तब मंडल कमीशन शुरू हुआ था और बहुत सारे लोग इसकी खिलाफत करते थे और मैं इसकी बहुत पैरवी करती थी। तो मुझे लोग समझते थे कि मैं ओबीसी या दलित कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सवर्ण थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ये होते हुए भी इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत एक रोमांटिक आइडिया होता है बोलना कि दोनों को एक जैसी पढ़ाई कराइए। दोनों की एक जैसी पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरे बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां पर ईडब्ल्यूएस के चलते उनके क्लास में कुछ गरीब वर्ग के बच्चे भी आते हैं। क्लास तक तो शिक्षा सबको सेम मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा पहल है, अच्छी बात है। राइट टू एजुकेशन के तहत ये संभव हो पाया। डॉक्टर साहब और मैडम का बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन क्लास के बाद ना मेरा बच्चा जब घर आता है तो उसको मैं ट्यूशन भी दिला सकती हूँ। उसके घर पर एक बहुत केयरिंग मदर है, एक बहुत केयरिंग फादर है जो दिन में 10 बार पूछेंगे आपका क्या ट्यूशन है, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। समर वेकेशन में हम बैठ के उनका प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, हम उनको नेशनल पार्क्स भी घुमाने ले जाएंगे, हम उनको प्लानिटोरियम्स भी ले जाएंगे। जो गरीब बच्चा जब अपने घर जाता है ना, तो वहां पर उसका पिता शायद कूड़ा उठाने का काम करता हो, या शायद वो किसी का ड्राइवर हो, उसकी तनख्वाह महज 15-20 हज़ार होगी महीने की। हो सकता है वो पीकर भी घर आता हो सकता है उसने डोमेस्टिक वायलेंस भी घर पे देखा हो। हाउ डू यू से दैट द टू ऑफ देम कैन can compete at the same level? They cannot. It is a lopsided comparison. लेकिन हाँ, अगर कल को वो बच्चा ऑफिसर बन जाता है तो वो बिल्कुल कंपीट फिर एक जैसा कर सकते हैं, उसकी नेक्स्ट जनरेशन एक जैसा कर सकती है। और इसीलिए आरक्षण जरूरी है। जातिगत जनगणना इस देश में देश के सामने यह असलियत रख दे कि सरकारी पदों पर, सरकारी संस्थानों पर, प्राइवेट एंटिटीज में, मार्केट्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में कौन लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसा है। क्योंकि आप अगर सिर्फ एक सरसरी तौर से देखिए, और ये बात राहुल जी कहते थे और मुझे हमेशा लगता था अच्छा वाकई में ये सच है। फिर मैंने एक दिन बैठ के पूरा निकाला इंडिया की टॉप 500 कंपनी। एक सीईओ दलित नहीं है, एक सीईओ ओबीसी नहीं है, एक सीईओ आदिवासी नहीं है। आर यू टेलिंग मी कि एक दलित की वो बुद्धि नहीं है कि वो एक सीईओ बन सकता है? मतलब बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना दिया दलित होकर, और हम एक दलित को सीईओ। एक चैनल, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल का एडिटर इन चीफ या एडिटर या रेजिडेंट एडिटर या एग्जीक्यूटिव एडिटर दलित नहीं है। क्यों नहीं है? एक पिछड़ा नहीं है। मतलब उनकी ऑलमोस्ट 50% आबादी है। एक पिछड़ा नहीं है 50% आबादी में जो इस देश के कॉर्पोरेट इंडिया में सीईओ बन सके, या एक एडिटर इन चीफ बन सके, या टॉप ब्यूरोक्रेसी में आ सके। मतलब ये बहुत सारी ये चीजें हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, they are smarter than the best that is available. उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं
जिसको अवसर कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का संग्रह, पैसे का संग्रह, पावर का संग्रह कुछ ही कम्युनिटीज में होकर रह गया है। आज चुनाव मतलब 2025 में भारत में आज भी ऐसा होता है, अच्छा वो फलाने ठाकुर साहब है, हाँ अच्छा तो उनके गांव में वोट ऐसा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब ऐसा कहेंगे। अच्छा फलाने बाबा, हमारी तरफ बाबा कहते हैं, अच्छा मिश्रा जी क्या, हाँ तो वो जो कहाँ कह देंगे वहां सब लोग वोट डाल, क्यों डाल देंगे? क्यों? दिस इज व्हाट कास्ट डज टू योर माइंड। और ये ना बहुत सटल प्ले होता है। ये बहुत लोग कहेंगे हम तो कास्ट को नहीं मानते, तो आप अपने ड्राइवर को अलग पानी की ग्लास में क्यों पानी देते हैं? आप कास्ट को नहीं मानते, आपका टेलर आता है, आप उसको कप अलग क्यों देते हैं? इट्स वेरी सटल बट इट्स देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। और मुझे लगता है कि अगर हम विकसित होना चाहते हैं बिना इन चीजों को एड्रेस किए, कैसे हो सकता है ये? प्लान क्या होगा तेलंगाना में? आपके सामने अब डेटा है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं 50% आरक्षण की सीमा को इससे आगे ले जाऊंगा, इससे पार करवा दूंगा। हमारे सामने बिहार का भी डेटा है, हमारे सामने तेलंगाना का भी डेटा है। SC ST OBC मिलाकर दोनों ही जगह पर 80 से 85% लोग बनते हैं, बाकी सिर्फ 15% रह जाते हैं। क्या आरक्षण को बढ़ाकर उस लिमिट तक ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है, और मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपत्ति उन लोगों को है जिनको लगता है कि उनके साधन छिन जाएंगे। किसी का नहीं छिनेगा। और मैं इस मंच से आपके कॉन्वर्सेशन में यह भी कहना चाहती हूं, ये एंटी अपर कास्ट भी नहीं है, क्योंकि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के गरीब है वो भी तो वंचित है। जब मैं EWS की बात कर रही हूं जो स्कूल्स में है, उसमें तो अपर कास्ट के भी गरीब हैं। जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो हम SC ST OBC गरीब सामान्य वर्ग की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता संसाधन जो है वो कुछ ही लोगों के, कुछ ही लोगों के बच्चे जज बनेंगे, कुछ ही लोगों के बच्चे IAS बनेंगे, कुछ ही लोगों के बच्चे राजनीति में भी आए। ऐसा कैसे हो सकता है? यू विल हैव टू थ्रो ओपन द डोर्स टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल स्ट्राटास। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा, कास्ट सेंसस जब होगा तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर पता चलेगा। लेकिन क्योंकि हमने तेलंगाना में एक साइंटिफिक एक्सरसाइज करके ये डेटा निकाला है, तो नीति निर्माण में आपकी नीतियां कैसी बननी चाहिए, कितना % रिजर्वेशन होना चाहिए। कैटेगरी डी में 50,000 जॉब्स निकल रही हैं, उसमें कितना % रिजर्वेशन होना चाहिए? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन स्टेट्स ने प्रोविजंस करके किया है। तो क्या हमारी तेलंगाना की सरकार ऐसा करेगी? बिल्कुल करेगी। वी विल बी मेक, ये नीति निर्माण में मदद करेगा। आपके पास अगर कल को डेटा है, छोटी सी बात बताती हूं, मैं इकोनॉमिक जर्नलिस्ट थी तो मैं बजट बहुत फॉलो करती हूं। ये सरकार दलित की बात करती है, OBC की बात करती है। सरकार ने SC मैट्रिक स्कॉलर्स का बजट काट दिया। सरकार ने अनुसूचित जातियों का जो डेवलपमेंट बजट होता है वो काटा, ट्राइबल वेलफेयर बजट काटा। सरकार ने OBC EWS के बच्चों की पढ़ाई का बजट काटा। क्यों काटा? अगर आपके पास कास्ट सेंसस होगा तो आप फिर ये काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 80-85% का बजट आप काट के पैसा कहां दे रहे हैं? आप क्यों फर्जी फिस्कल डेफिसिट मीट कर रहे हैं? क्योंकि आप तो केपेक्स का भी बजट काट रहे हैं, आप मैट्रिक स्कॉलर्स का भी बजट काट रहे हैं, आप स्कॉलरशिप्स काट रहे हैं SCs की। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी तक भी हमें क्लियर नहीं है कि सेंसस जो जनगणना की शुरुआत है वो कब होगी, और उसमें हमारे पास जातिगत जनगणना का आंकड़ा होगा या नहीं होगा। जो 2021 में हो जाना चाहिए था, 2025 में भी हमारे पास वो जवाब, विपक्ष के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब ये पूछते हैं ये जवाब क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, एक बहुत बड़ा एक शोशेबाजी करी गई 2024 के चुनाव से पहले, और एक औरत होने के नाते मैं भी बड़ी खुश थी। विमेंस रिजर्वेशन बिल आया, विमेंस रिजर्वेशन बिल में बोला गया भाई महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। हमने शुरू किया था, आपने खत्म किया ना। आपने OBC महिला के लिए सोचा, जो हमने भी कहा हमने भी गलत किया था, आपको सही कर देना चाहिए, आपने नहीं सोचा। हमें लगा 2024 में भर भर के आएंगी महिलाएं, पूरा सदन महिलाओं से भरा रहेगा, महिला शक्ति को देखेंगे हम। नहीं, आपने उसमें इतने राइडर्स लगा दिए कि पहले 2026 का सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, 5 साल बाद 2034 तक शायद ये आ जाए। सेंसस क्यों नहीं हो रहा है? जब मिसेस गांधी ने राज्यसभा में खड़े होकर बोला कि 14 करोड़ लोग आज बाहर है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो हकदार है उनको हक नहीं मिल रहा है, मनरेगा से 4 करोड़ लोग बाहर है, उनको क्यों नहीं उनका हक हम दे रहे हैं? मुझे नहीं पता सरकार क्या कहती है। और सरकार से हमारा एक सवाल है कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? ये वो हड्डी है उनके लिए जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। वो कभी नहीं कहते कि हम इसके खिलाफ हैं, कहते हैं हम पक्ष में। अगर पक्ष में तो करिए ना, करके दिखाइए।
आपके आपके घटक दल कह रहे हैं, टीडीपी ने कहा है, जदयू ने कहा है, चिराग पासवान जी की पार्टी ने कहा है, यूपी में राजभर जी ने कहा था, संजय निषाद, ये सब आपके घटक दल है, सब कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने बोला है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किस बात का डर है? इस बात का डर है कि आरएसएस की जो सोच है उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल अपनी एग्जिस्टेंस के मनाने जा रही है, जिसने एक अपना शीश महल खड़ा कर लिया दिल्ली में, उसका सर संचालक आज तक एक ठाकुर हुआ, बाकी सब ब्राह्मण हुए। कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं। भंवर मेघवंशी जी की किताब पढ़िए जो दलित आरएसएस में गए थे, वो बताते हैं कि कैसे मेरे साथ भेदभाव होता था। क्यों? आप कह रहे हैं 80-85% SC ST दलित की पॉपुलेशन है, आरएसएस को उस 85% पॉपुलेशन से आज तक कोई नहीं मिला। ये वो सोच है जो ना जातिगत जनगणना कराने दे रही है, ना आरक्षण पे कुछ बोलने दे रही है। ये वो सोच है जो लैटरल एंट्री करा के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सुप्रिया जी, आपको नहीं लगता कि 80-85% अगर आबादी नाराज है तो वो चुनावी नुकसान में दिखना चाहिए? दिखा, बिल्कुल दिखा। 24 में दिखा, बिल्कुल दिखा। सीटें कम हुई फिर भी सत्ता में। सीटें तो कम हो गई ना। 80-85% आबादी को नाराज करके आप सत्ता में कैसे? देखिए, सीटें अगर ना कम हुई होती, अगर जदयू और टीडीपी ना हो तो आज सरकार गिर जाएगी। ये असलियत है। आप 400 की बात कर रहे थे, आपको 240 मिला है। मतलब ये बहुत बड़ी मॉरल हार है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की। ये बहुत बड़ी नैतिक हार है मोदी जी की। आपके 2 टर्म्स के बाद आपको अपने 3rd टर्म में लोगों ने 240 पर लाके पटका, आप 400 की बात कर रहे थे। तो मेरा अपना मानना है कि लोग वोट, और देखिए वोट जो है ना वो बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग भी पड़ता है। यूपी से मैं आती हूं, यूपी ने क्या किया? यूपी ने तो पूरा समीकरण बदल दिया, हरियाणा ने बदला, महाराष्ट्र ने बदला, समीकरण बदले। इस बात को और भी हम देखेंगे अगर नेशनल लेवल पर इस पर तगड़ी बहस चढ़े, लेकिन इस पर बहस क्यों नहीं होती है? मैं रोज मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जाती हूँ डिबेट करने। मेन स्ट्रीम मीडिया जातिगत जनगणना पे बात नहीं करना चाहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहता है, अडानी पे नहीं करता है। बड़े शोज होते थे, महंगाई गाना ही चलता था हर शो के पहले, सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डायन खा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। रोजगार के लिए अगर लड़के सड़क पर उतरते हैं उनके लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रहे हैं बिहार में, कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश को व्यस्त रख के खुदाई में व्यस्त रखा गया है। मुझे लगता है जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए उस पर तो अच्छी खासी लोकसभा चुनाव में, बहुत जातिगत जनगणना पर तो अच्छी खासी लोकसभा में चुनावों में चर्चा हुई, लोकसभा चुनावों में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन इस देश के मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल है। आप माध्यम हैं बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल मैसेजिंग एंड लोग। आप एक तरह का मैसेज, बाय आप आई मीन मीडिया एक तरह का मैसेज दिखाता है। पर भी इतनी लंबी चर्चा हुई, जब किसान यहाँ आंदोलन पर थे तब हर रोज किसानों पर चर्चा होती थी। उन किसानों को गुंडा, मवाली कहने के लिए चर्चा हुई। उन किसानों के लिए यह चर्चा हुई कि इन किसानों की वजह से रास्ते रुक गए, जबकि उनकी वजह से नहीं रुके थे। पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग करी थी, पुलिस और प्रशासन ने कीले गाड़ी थी, पुलिस और प्रशासन ने सब दिख रहा था मीडिया में। ये कीले गाड़ना सब तो सारे टीवी चैनल। आपको ये बात पता है कि मैं रोज जाती थी शो पर और हर एंकर गवर्नमेंट एक्शन को जस्टिफाई करता था और हमारे ऊपर बोलता था कि आप लोग मवालियों के साथ खड़े हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। मैं रोज टीवी पे जाती थी। हो सकता है स्टैंड लिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, किसी चैनल ने नहीं, अधिकांश ने। माइक्रो माइनॉरिटी थी चैनल्स में भी, माइक्रो माइनॉरिटी थी एंकर्स और एडिटर्स में भी जो इस चीज पर बोल रहे थे। पर किसानों की जीत हुई, जो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? ये लोगों की ताकत नहीं, इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था और पता चल गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए साहब एक दिन उठे और उन्होंने कहा मैं इनके काले कानूनों को वापस लेता हूं। इसलिए वापस लिया क्योंकि चुनावी जीत हार के अलावा उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। सतपाल मलिक इस देश के उन्हीं के बनाए हुए गवर्नर थे, हमने तो उनको गवर्नर नहीं बनाया, हमसे तो वो विरोधी मानसिकता के व्यक्ति थे। उन्हीं के बनाए हुए गवर्नर कह रहे हैं, जब मैं मोदी जी के पास गया और मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, खत्म कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरी 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, उसकी कोई चर्चा नहीं है। विपक्ष ने कहा चलिए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, ना आपकी ना हमारी, इस देश के किसानों के लिए हम मौन भी नहीं रख पाए, बीजेपी खड़ी भी नहीं हुई, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने मौन रखा। तो मेरा अपना मानना है कि ये बहुत सारी बातें। सुप्रिया जी, चुनावी जीत हार से अगर सब कुछ तय होता तो क्या हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद ये मान लिया जाए कि अब सारे किसान बीजेपी से खुश हो गए हरियाणा के? बहुत बड़ा केंद्र था हरियाणा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में बहुत सारी चीजें और भी हुई। मुझे लगता है हरियाणा में शायद हमारा रिबेल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था।
0.4% से जब आप चुनाव हारते हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सारे किसान उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है। हरियाणा ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया उन चुनावी मेढकों को जो कभी इनके साथ कभी उनके साथ करते थे। 11.5% वोट शेयर हमारा बढ़ा, और जो हरियाणा की रीजनल पार्टीज थी जो बीजेपी के साथ जाके खड़ी हो गई थी किसान आंदोलन में, उनको निस्तो नाबूद कर दिया हरियाणा। इस देश का वोटर बहुत समझदार है, बशर्ते उसका वोट काउंट हो रहा हो। एमएसपी पर कानून आपने हर घोषणा पत्र में रखा, राज्यों में भी, पर किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आई थिंक देन योर रिसर्च इज पुअर। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एमएसपी पर हमने खरीद करी। देश में 1200 में खरीदा जाता था, हमने 2400 में खरीदा। यही नहीं, मैं आपको आगे भी बताती हूं। एमएसपी पर जब हमने ये बातें कही तो मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के कहा कि अगर एमएसपी से ज्यादा पर आप खरीद करेंगे तो वो वाला जो अनाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या एफसीआई प्रोक्योर नहीं करेगा। हमारी छत्तीसगढ़ की और हमारी मध्य प्रदेश की जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने तुरंत कानून पारित करके बोला कोई बात नहीं, हम जो एमएसपी का अतिरिक्त पैसा है वो किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे। ये काम हम कर्नाटक में कर रहे हैं, ये काम हम तेलंगाना में कर रहे हैं। तेलंगाना में जो रायतू भरोसा योजना है वो यही है। हम एमएसपी के ऊपर का जो पैसा है वो किसानों को उनके डायरेक्ट अकाउंट, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लिख कर दिया है कि एमएसपी से ऊपर का पैसा हम आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी हो गया या ये चीजें हो गई, इस पर सरकार का जो जिसको विरोधाभास है वो कोर्ट में भी दिखा है। कोर्ट में इसी मोदी सरकार ने बोला, आज कहते स्वामीनाथन कमीशन लागू कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। आपने A2 लागू किया है, दैट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने कोर्ट में बोला अगर हम लागू कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। आप झूठ मत बोलिए ना, जो कोर्ट में बोल रहे हैं वही बाहर भी बोलिए। आखिर के 3-4 सवाल है मेरे, कुछ इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो बड़े बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, उससे पहले हमने इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी नेता ममता बनर्जी को भी सुना। ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस के साथ क्यों खड़ी हुई नजर नहीं आई? अच्छा सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब वो लोग दें तो बेहतर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसका जवाब देने के लिए और थोड़ी तल्ख कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश रीजनल पार्टीज, और मैं इन सब रीजनल पार्टीज का बहुत आदर करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में रीजनल पार्टीज का उदय होना एक असलियत है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और ये कुछ रीजनल एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ सबकास्ट रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये उदय हुआ है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। लेकिन ये उदय किसकी जमीन पर हुआ है? ये उदय कांग्रेस की जमीन पर हुआ है। तो वो क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस दोबारा से मजबूत हो जाए? ये इसका एक्चुअली सबसे सरल और सबसे सीधा जवाब है, लेकिन जवाब जो थोड़ा चुभ भी सकता है। पर ये गठबंधन फिर सक्सेसफुल कैसे होगा? होगा सक्सेसफुल क्योंकि कांग्रेस बड़े दिल से राजनीति करती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसी सीट्स थी जहां पर अगर हमारे गठबंधन के साथी ने कहा हम पीछे हट गए, हमने वो सीट उनको दे दी, जबकि वो सीट हम रख सकते थे, जबकि हम बेटर परफॉर्म कर सकते थे, हमने बड़े दिल से करी। लेकिन हम अपनी सियासी जमीन भी तो देखेंगे ना। हम एनजीओ तो है नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमें दिल्ली में इसीलिए लगा, शीला जी की एक विरासत थी दिल्ली में, हमारा एक संगठन का हमें लगा ढांचा है उतना मजबूत नहीं हुआ अंत में, तो हमें लगा था कि दिल्ली में अपनी सियासी जमीन वापस ला सकते हैं। हमारा इनका उदय भी तो हमारे ऊपर ही हुआ था और इनके खिलाफ आक्रोश था लोगों में। तो मेरा अपना मानना है बहुत सारे लोग इस बात से बहुत सहज नहीं होंगे कि कांग्रेस बिल्कुल तगड़ी होकर। बिहार में क्या होगा? अगला चुनाव तो वही है। क्या आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में, कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका? मुझे लगता है बड़े छोटे नहीं, हम समकक्ष हैं। और लालू जी एक बहुत ही जिसको कहते हैं ध्वजवाहक है, समता समाज के ध्वजवाहक है, जातिगत जनगणना के। तेजस्वी जी एक प्रॉमिसिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुझे लगता है बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा। उसका एक कारण और भी है। उसका एक कारण यह है कि बिहार में जो हम यूथ के साथ होता देख रहे हैं, हम किसानों की चलिए 2 मिनट बात नहीं करते। बिहार का युवा ना हमेशा क्रांति लाता है इस देश में, और बिहार के उस युवा पे भरोसा करिए, क्योंकि बिहार के युवा के साथ जो नीतीश जी ने या डबल इंजन की सरकार ने किया वो किसी भी तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। 31 दिसंबर की रात को कड़कड़ाती ठंड में वो बच्चे क्या मांग रहे हैं? मतलब जो धांधली हुई है उसी पर तो बोल रहे हैं डिटेस्ट करा लो। उन पर आप वाटर कैनन चला रहे हैं, उनको लाठियों से पिटवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये कई पड़ोसी देश से आए हुए लोग हैं, अरे बिहार के बच्चे हैं, उनसे बैठ के बात तो करें। सरकार का एक व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं, तो बिहार बड़ा परिवर्तन करेगा, इसकी मुझे पूरी आशा। एक चर्चा बड़ी होती है सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगी? उनकी किस्मत में कुर्सी लिखी हुई है क्या कि जिस राजनीतिक दल के पास जाते हैं वो उन्हें स्वीकार कर ले? मना कोई नहीं करता उनके लिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला भी अभी फेज चला गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले उधर थे, फिर इधर आए, फिर उधर गए।
पर आई थिंक अब पर जहां राजनीति में इतनी विचारधारा की बातें होती हैं, नीतीश कुमार जी अब ये तो सक्सेसफुली इस विचारधारा से उस विचारधारा में जंप कर जाते हैं और कोई सवाल नहीं पूछता। ये तो मुझे लगता है कि सवाल उनसे पूछना चाहिए। और जहां तक विचारधारा की लड़ाई है, आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। जो ये लड़ाई लड़ नहीं सकता है, जो इस लड़ाई से घबरा गया, जो ईडी के समन से घबरा गया, जिसको अपना राजमहल बचाना है, जिसको अपने इनकम टैक्स केसेस हटवाने हैं, जिसको अपनी सीज प्रॉपर्टी को छुड़वाना है, वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। और अगर आप वाकई में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और मेरा अपना ये मानना है, तो आप कांग्रेस से बीजेपी नहीं जा सकते। ये बिल्कुल जमीन आसमान की सोच का अंतर है। पर ये तो बहुत पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बहुत ओपनली हो रहा है, लेकिन तो हो रहा है, गलत हो रहा मतलब है। जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अब तो मना नहीं करते, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आ रहे हैं लोग हमारी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि कैसे है, मतलब प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं, नहीं, वो तो नहीं कहेंगे ना, इतने बड़े नेता तो नहीं कहेंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला किया प्रधानमंत्री ने कहा अजीत पवार के, अगले दिन सुबह 7 बजे उन्होंने शपथ ले ली। प्रफुल्ल पटेल का कैरिकेचर बना के बीजेपी ने लगाया अपने हैंडल पे, ये घोटालेबाज है, उनको अपना आपने पर मंत्री सुप्रिया बनाया जी, हुआ है। क्यों चुनावी नुकसान क्यों नहीं होता? महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत क्यों हो जाती है? अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है चुनावी नुकसान क्या नहीं होता, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लेकिन लिया आप- कि इतना भ्रष्टाचार स्वीकार है? ऐसा है नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में ये बिल्कुल एक्सेप्ट, महाराष्ट्र में इस बात की नाराजगी थी। महाराष्ट्र में चाहे जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा उधर गया, इस पर नाराज थे लोग। महाराष्ट्र में अजीत पवार दादा से नाराज थे लोग कि इन्होंने अपने परिवार में ऐसा किया, इसलिए मैं महाराष्ट्र का वर्डिक्ट बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लेकिन ये देखिए कि हम सब लोग राजनीति में क्यों हैं। राजनीति में होने का प्रमुख कारण है कि आप एक सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इस देश के बारे में, आपकी अपने समाज के बारे में, आपकी मुद्दों पर एक राय है। इसलिए मैं कांग्रेस में हूं ना। अगर मेरी राय ही नहीं है और मैं कहीं पर भी पानी की तरह बह के चली जाऊं, तो मैं कौन सी राजनीति कर रही थी। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन मैं कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी तो कभी ज्वाइन नहीं कर सकती हूं, नेवर एवर। क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही विचारधारा है, वो अलग सोच है। हम जिस संविधान की, जिस सेक्युलरिज्म की, जिस समता की बात करते हैं, उनकी सोच बिल्कुल अलग है उससे। महिलाओं पर जो हमारे विचार है वर्सेस उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। इस देश को लेकर उनकी पितृसत्ता में यकीन है, हम मातृसत्ता में बिलीव करते हैं। तो आप कैसे ज्वाइन, हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। वो लोगों को कपड़े से पहचानते हैं, हम लोगों को गले लगाते हैं। तो जो लोग ये कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ी तादाद हो गई ऐसे नेताओं की, अब तादाद हो गई है, इसीलिए इलेक्शन रैलीज में भी उनको बोलना होता है, भाजपा मुंह से निकल जाता है कांग्रेस को वोट देना, तो होता है, ऐसा भी होता है। 2 प्रश्न बस बचे मेरे। एक प्रश्न, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री करने का आपको लगता है मिडिल क्लास में अच्छा खासा रोष था, और निर्मला सीतारमण को लेकर बड़े सारे मीम सोशल मीडिया पर बन रहे थे, वो गुस्सा था, वो अब मजाक में दिख रहा था, हो सकता है आगे सीरियसली किसी और तरीके से दिखता। सही समय पर उस गुस्से को पहचाना कि आपको लगता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं स्वागत करती हूँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो 3 करोड़ 20 लाख लोग हैं जिनको ये इससे फायदा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं स्वागत योग्य है, लेकिन इस देश में 143 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ के लिए आपने क्या किया? चलिए 3 करोड़ को आपने ये राहत दे दी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, ठीक है। पर आपने बाकी 140 करोड़ के लिए क्या किया? आपने 3 करोड़ को राहत इसलिए दी क्योंकि आपका दिल्ली का वोटर उसमें अधिकांश था। आपने 3 करोड़ को राहत इसलिए दी क्योंकि एक नैरेटिव बना, टीवी पे डिबेट्स होने लगे दिल्ली चुनाव के जस्ट पहले। लेकिन आपने जो बाकी 143 करोड़ के इस देश में 140 करोड़ लोग बचे, उनके लिए क्या किया? आपने एग्रीकल्चर का फंड काटा, आपने एजुकेशन का फंड काटा, आपने हेल्थ का फंड काटा, आपने सारे बजट्स काटे। आपने बाकी देश के लिए क्या किया? ये भी तो पूछूंगी ना मैं इसका स्वागत करूंगी, लेकिन फिर मैं पूछूंगी बाकी देश के लिए क्या किया? आपने SC ST OBC के डेवलपमेंट फंड्स काटे, आपने नॉर्थ ईस्ट का फंड काटा, आपने हेल्थ पर पिछले साल कम स्पेंड किया, इस साल उस बजट को काट दिया, एजुकेशन का भी है। जो देश जिसके 65% लोग 35 वर्ष से आयु में कम है, वो एजुकेशन का बजट कैसे काट सकता है? हमने काटा है, काट के दिखाया है बीजेपी ने। एक आखिरी सवाल है, अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चुनाव से पहले आता है और चुनाव एकदम पलट जाता है। आपने भी बहुत बार आरोप लगाया। दिल्ली के चुनाव में हमने देखा थोड़ी सी बात हिंदू मुसलमान पर बहुत ज्यादा नहीं हुई, फिर भी बीजेपी सक्सेसफुल हुई उस चुनाव को जीतने में। आपको लगता है सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव पर चुनाव नहीं चलते हैं? मुझे लगता है बीजेपी में भी इस पर विरोधाभास है। मुझे लगता है इसमें कहीं कहीं योगी जी और मोदी जी की राइवलरी भी दिखती है। योगी जी ने लाइन दे दी, बटेंगे नहीं तो कटेंगे। मोदी जी ने उसको तत्काल बदलते हुए लाइन जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब बीजेपी वाले बड़े कंफ्यूज, कौन सी लाइन बोले? तो कुछ लोग हैं जो दोनों लाइन बोलते हैं एक साथ, कुछ लोग हैं जो टीवी में आकर उन दोनों लाइंस को बोलते हैं कि भैया वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए।
मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जिस जिस देश में चुनाव है, उस देश के चुनावी मंच से अगर इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा और मंगलसूत्र और वो आपकी बेटी छीन के ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, ये कौन सा नैरेटिव है? मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, शमशान कब्रिस्तान, ये कौन सा नैरेटिव है? यही नैरेटिव करना है तो फिर पर अगर बिना हिंदू मुसलमान के भी बीजेपी जीत रही है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ज्यादा मुश्किल होगा अब आगे चुनाव जीतना? मैं नहीं मानती हूं। मेरा एक मत है दिल्ली इलेक्शंस पे, दिस मैंडेट इज नॉट फॉर द बीजेपी, दिस मैंडेट इज अगेंस्ट केजरीवाल। बीजेपी के लिए कोई मैंडेट नहीं है। बीजेपी के लिए कैसे मैंडेट होगा? 10 दिन होने को आ गए चुनाव के, अभी तक उनका चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित है, लोगों को पता ही नहीं चीफ मिनिस्टर कौन होने। ये बीजेपी के लिए मैंडेट नहीं है, ये एंटी केजरीवाल मैंडेट था। हमारी विफलता रही कि हम इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी को ये वोट मिले। ये बीजेपी के लिए मैंडेट कतई नहीं है और इसलिए मैं नहीं मानती हूं कि हिंदू मुस्लिम करने से बीजेपी बाज आएगी। मैं धर्म की अनुयायी हूं और मैं बहुत पब्लिकली अपने धर्म के बारे में बात नहीं करती, बहुत मेरा निजी विषय है। मैं सुबह उठ के पूजा करती हूँ या मंत्रोच्चारण करती हूँ या खाना खाती हूँ बिना पूजा किए, मैं नहीं चाय पीती हूँ। मैं पूछती हूँ, कुंभ में जो श्रद्धालु गए वो सब हिंदू थे? उनकी मृत्यु को क्यों छुपाया जाया? क्यों उनको लापता घोषित किया जा रहा है? क्यों हिंदू श्रद्धालुओं के बीच में अंतर है? एक आम श्रद्धालु है जो 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, जो 3-3 दिन बसों में अटका हुआ है, जिसके खाने पीने पानी के साधन नहीं है, जो धूप में जाड़े में बैठा हुआ है। एक वीआईपी श्रद्धालु है जो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, करके जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में भी आपने विभाजन कर दिया, क्योंकि आपकी नीति ही विभाजन की है। ये असलियत है। बस संक्षेप में यहां से आगे कांग्रेस के लिए रहा क्या है? कितने परिवर्तन अब नजर आएंगे दिल्ली चुनाव के बाद? मुझे लगता है बड़े परिवर्तन ऑलरेडी नजर आने लगे हैं। हमारी 2 इकाइयों के अध्यक्ष बदले हैं, हमारे नए जनरल सेक्रेटरीज आए, उसमें बहुत फ्रेश फेसेस हैं। ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए हार्डकोर पॉलिटिक्स को खोलने का जो बीड़ा राहुल गांधी जी ने 2010-11 में जिस पर वो चर्चा कर रहे थे, आज उस चर्चा को वो दिखा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरीज या इंचार्जेस हमारे ऐसे लोग बन रहे हैं जो प्योर प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेशनल से पॉलिटिक्स में आए, और ये एक परिवर्तन है और हो रहा है परिवर्तन। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है और इन सब शोशेबाजी के बाद अंततोगत्वा ना लोगों को अपने खाने, अपनी नौकरी, अपनी महंगाई, अपनी बेरोजगारी से मतलब है। और अगर आप उनकी बात करिएगा तो फिर वो आपसे अंततोगत्वा जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुप्रिया जी, क्योंकि मजबूत विपक्ष की दरकार हमेशा लोकतंत्र में है और जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं अपने संगठन को लेकर के, मजबूती से संसद में आवाज उठाने को लेकर के, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतने बेबाकी से इतने डिटेल में चीजों के जवाब दिए।